एक मुद्दा जो गरमाया हुआ, खास करके जो सांसद है राज्यसभा की रेखा शर्मा, जो चौधरी भजनलाल पर उन्होंने जो बयान दिया, सबसे पहले तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, रेखा शर्मा जी ने जो बयान दिया बहुत अशोभनीय, अमर्यादित, हमारे संस्कारों के खिलाफ। इससे सिद्ध होता है कि भाजपा कैसी संस्कारियों की पार्टी है। वैसे तो चाहे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल हो, स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल हो, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या मास्टर हुकम सिंह जी, पंडित भगवत सिंह शर्मा, जितने भी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर हुए थे, हमारे लिए सब सम्माननीय थे। और जिस भाषा का इस्तेमाल किया, कहते हैं जो इंसान स्वर्ग में चला जाता है, हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति ये कहती है कि हम अच्छा ना बोल सके। बोलना तो चाहिए अच्छा, अगर अच्छा ना बोल सका तो हमने गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केवल वोट के जो रेखा शर्मा जी ने कहा है, उससे ये सिद्ध हो गया कि भाजपा वोट के लिए कुछ भी कह सकती है, कुछ भी बोल सकती है। समाज से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। अरे भैया, चौधरी भजनलाल 10 वर्ष चीफ मिनिस्टर रहे इस प्रदेश, देश के कृषि मंत्री रहे, और जिन्होंने अपना जीवन एक संघर्ष से शुरू किया, मतलब पंचायत से शुरू करके, और देश के सबसे ऊंची जो पंचायत है पार्लियामेंट में गए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे। ये शोभा नहीं देता। और उससे भी बड़ी अजीब बना, ये सोचना चाहिए नेताओं को, विशेष तौर से जो बीजेपी में आस्था रखते हैं, कि मैंने मनोहर लाल बड़ौली जी का बयान सुना है, उन्होंने तो उनको क्लीन चिट दी, चिट भी तारी, पट भी तारी, कुछ भी बोले तो लाइसेंस मिला हुआ है। और इस तरह की बातें किसी भी पार्टी, कोई व्यक्ति और कर देता है तो बीजेपी वाले कहते राहुल जी का इस्तीफा लो, राहुल जी को इस्तीफा दो। अब क्यों नहीं बोलते भाई? अब क्या हो गया मुख्यमंत्री को, क्या हो गया मनोहर लाल जी को? जवाब दो। और जब तक जवाब ना दें, रेखा शर्मा को बर्खास्त ना करें या उससे माफी ना मंगवाएं, तो मैं जनता से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस तरह की असंस्कारी पार्टी जो वोट के लिए समाज को तोड़ना चाहती है, या तो बहुत जल्दी पीछा छुटवा लो, नहीं तो यह बीजेपी सत्यानाश करके रखेगी इस प्रदेश। कल सर हिसार में सर्व समाज का एक मीटिंग भी हुआ था, जिसमें निर्णय लिया गया है कि भाई कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, नहीं तो फिर आंदोलन करना पड़ेगा। नहीं, करना चाहिए, मैं तो इस बात के पक्ष में हूं। ये तो पीछे जी एक और बीजेपी के नेता ने इस तरह की बातें कही थी। भारत के प्रधानमंत्री आज भी पार्लियामेंट में, आप लोगों ने देखा होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब इस देश में एक सुई नहीं बनती थी, जिस इलाके में हम बैठे हैं, इस इलाके में गेहूं नहीं होती थी, भाखड़ा डैम बना करके हमारे इस राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के सूखे खेतों को पानी दिया, डैम बनाया। क्या किया है कांग्रेस ने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ नहीं किया। उनके खिलाफ बोलना, मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था, मैंने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आप ये तो बताइए कि 11 साल में जो काम कांग्रेस पार्टी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने से लेकर के और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक जितने प्राइम मिनिस्टर हुए, बीच में दूसरी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर भी है, सबने अच्छा काम किया। अगर गलत काम किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार ने किया, जिसने वोट के लिए 730 किसानों को शहादत के कगार पर पहुंचाया, जिन्होंने अमेरिका के दबाव में
खेती और किसान को, खेती और मजदूर को दबाने का प्रयास किया। किसानों को मरवा दिया, मजदूरों से रोजगार छीन लिया, मनरेगा बंद कर दी। पार्लियामेंट में, असेंबली में चर्चा क्या करते? मुझे तो आश्चर्य है इस बात का कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, मुझे ये मालूम नहीं है, एमपी भी रहा है, और एमपी जो एक बार बन जाता है उसको अगर इतना भी पता नहीं कि संघीय ढांचे में देश और प्रदेश की पार्लियामेंट, असेंबली की अपनी अपनी अलग अलग ताकतें होती। हरियाणा में जब कुछ नहीं था, बहस कराओ, महब सैनी जी स्पेशल सेशन बुलाओ, बहुत बुरा हाल है कानून व्यवस्था, स्पेशल सेशन बुलाओ, चर्चा करो रोजगार पे। रोजगार है नहीं, है तो बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, और नौकरियां ऐसे बिकती है जैसे सब्जी मंडी में सब्जी की बोली। और फिर ये कहते कि ना खर्ची ना पर्ची, सारा देश बोल रहा है, आवाज आई है जनता की, जनता की आवाज सुनो कि जनता की आवाज में क्या है। तीसरा, महंगाई। आज मेरे हिसाब से तो चाय पीने जाओगे, कल जो कप 40 रुपये का तो 50 का पावा है ना। और चेहरे एकदम पास से काम देखती हूँ, सबकी रसोई के हिसाब किताब बिगड़ेंगे, नैन साहब बिगड़ता हम भी जो देखो, बस हो गए तो हम भी, हम कल्ले को नहीं मरते। तो यानी कि कल में परसों बढ़ाया ये जो कमर्शियल सिलेंडर है 1,000 रुपये, अब डीजल का दाम, और उससे भी आगे मैं सामने समझाऊंगा। चर्चा कराओ कि इथेनॉल, आपके चैनल के माध्यम से जनता को समझाना चाहता हूं, जनता को मालूम नहीं है, इथेनॉल में जो डीजल में इथेनॉल डाला जा रहा है, इथेनॉल और डीजल की जो कीमत है उसको कंपेयर करना चाहिए कि 1 लीटर में 25% मान लो इथेनॉल डाल दिया। इथेनॉल तो बहुत सस्ता है और डीजल महंगा है, तो जो 25% का मार्जिन हो किसान को मिलना चाहिए, उपभोक्ता को मिलना चाहिए। इस पर चर्चा क्यों नहीं कराते? आप डेवलपमेंट पे, विकास पे चर्चा क्यों नहीं कराते? 11 साल में सरकार ने एक भी ऐसा प्रोजेक्ट जो बार बार कह रहे हैं ना, हाईवे हाईवे हाईवे, कौन सा हाईवे बनाया भाई? जो ये ग्रीन कॉरिडोर जिसको 152D कहते हैं, ये कांग्रेस के समय की प्लान। जम्मू कटरा, ये कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो 10 ईयर प्लान था उसके अंदर ये डाला गया। इन्होंने तो, इनकी प्लान ही नहीं है, इनकी प्लान एक है, जाति तोड़ो, धर्म को तोड़ो, और जो हमारा समाज है, भाईचारा है, उसको तोड़ो और वोट दे, बस। सांसद महोदय, रात को कुलदीप बिश्नोई लाइव आते हैं और उसमें बोलते हैं कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैं पुराना वही बब्बर शेर हूँ, पिंजरे में कैद करने, काफी कुछ कहा है उन्होंने। निशाने पर जो बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष उनको भी लिया है, रेखा शर्मा को भी उन्होंने बोला, उस पर क्या? देखो तो क्या बोले, मुझे मैंने तो सुना भी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी जाने वो जाने, लेकिन हमको इसलिए नहीं बोल रहे कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी कुलदीप बिश्नोई के पिताजी हैं, वो एक बड़ी आदमी थी, हमारा एक फर्ज है, हम सब ने इसका विरोध करना चाहिए। रेखा शर्मा तो कहती कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला और कोई लीगल नोटिस आता तो जवाब दे देगी, कोई बात नहीं। मैं यही तो कह रहा, अहंकार में डूब गए यार। भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के एक विधायक तक सारे भाजपा के लोग अहंकार में डूबे हुए। अहंकार का तो कारण है कि देश डूबने जा रहा है, यानी कि हम कहां मरेंगे। सैकड़ों वर्ष तो इंग्लैंड की रानी ने राज किया हमारे ऊपर, हमारी घंटी इंग्लैंड से बजती थी, अब हम पर अमेरिका राज कर रहा है। ये तो जनता ने सोचना पड़ेगा। तो अहंकार में डूब रहे, मौज ले रहे, इनको क्या दिक्कत? बिन मांगे वोट मिले, लोगों को बता देते, वोट ले लेते हैं। ये बताओ, नारी बंधन अधिनियम के ऊपर चर्चा की बात इन्होंने की, आज से लगभग 2 महीने बुलाया, सेशन चल रहा था, तो SIR पे चर्चा करा दी।
हुड्डा साहब ने कहा कि SIR स्टेट मैटर है, तो स्टेट मैटर नहीं है। SIR जो है ये सेंटर का मैटर है। जब SIR स्टेट मैटर है ही नहीं, उस पर असेंबली में चर्चा क्यों, जबरदस्ती की। और वही कांग्रेस ने सेशन चल रहा था राजस्थान का कि SIR पे चर्चा कराओ, तो वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि SIR पे चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि तो पार्लियामेंट का इशू है। ऐसे ही नारी बंधन अधिनियम को हमने पास कर दिया भैया 2023 में, टोटल विपक्ष ने इसको पास कर दिया था। अगर नारी बंधन अधिनियम को खराब करने का या उसकी आड़ में राजनीति करने का प्रयास किया तो भाजपा ने किया, क्योंकि उसमें एक लाइन लिख दी कि ये एक्ट लागू होगा 2024 में, 2026 में जनगणना होगी, 2027 की जनगणना के बाद डिलिमिटेशन बिल कमीशन आएगा, डिलिमिटेशन कमीशन इसको लागू, राइट। अब ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं और देश की नारी शक्ति ने बीजेपी से पूछना चाहिए कि अब इतना जल्दी लेके आए हो, तुम चाहते हो कि हम फटाफट लागू करें, हम भी चाहते हैं लागू करो, लेकिन सेंसिस तो नहीं हुई, जनगणना तो 27 तक होगी। अगर 2011 की जनगणना पे लागू करना है तो ये 24 में लागू कर देना चाहिए था। उस वक्त भी कांग्रेस ने तो कहा था कि अभी लागू कर दो। अब आज जो सीट बढ़ाने, मैं असम में था, अगर कोई भी सभ्य समाज का सभ्य व्यक्ति असम में जाकर के देखेगा जिस तरीके से इन्होंने डिलिमिटेशन के नाम से सारी ज्योग्राफियाई बदली, सारी कॉन्टिन्यूटी का फार्मूला बदला और एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी 20-20, 25-25 लाख की, एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी 4-4, 5-5 लाख पार्लियामेंट। तो ऐसे कौन करने देगा भाई मनमानी। तो हमारा जो विरोध है महिला रिजर्वेशन बिल से नहीं है, हम उसके साथ हैं। उस महिलाओं के खिलाफ बीजेपी है। अगर बीजेपी में थोड़ी सी इंसानियत है तो 543 में ही इसको लागू करके और 2011 की सेंसिस के अंदर अभी लागू कर दो, हम क्या करो। लेकिन 100 सीट भी नहीं आने वाली 29 में, सुपड़ा साफ है बीजेपी। और नई सेंसिस के बाद उसमें जातिगत जनगणना होगी। जब जातिगत जनगणना देश के सामने आएगी 2034 में, इनके पल्ले कुछ दोनों तरफ फैसले हैं प्यारे। जी 30 तारीख का प्रोग्राम था मुख्यमंत्री जी का हिसार में, JGU में उद्घाटन था एक चौक का, लेकिन आए नहीं। क्या लग रहा है, जो विवाद चल रहा है उसका असर है? मुख्यमंत्री जी तो मैं क्या बताऊं, मैंने पार्लियामेंट में भी बोलना पड़ा मजबूर, पिछले मेरी तकरीर में। हमारा मुख्यमंत्री तो पंजाब में रहता है भैया। कल ही मैं पढ़ रहा था, ये ना आज सवेरे पढ़ रहा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मिले पंजाब के उद्योगपतियों से। अरे भैया हमारे उद्योग ने संभाल ले, हमारी बेरोजगारी ने संभाल ले, हमारी कानून व्यवस्था ने संभाल ले, हमारे सूखे खेतों को संभाल ले। आज मैंने सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल एक चिट्ठी लिखी है। वो कब लिखी? जब जयप्रकाश ने संसद के रूप में ये मामला पार्लियामेंट में उठाया और मैंने कहा कि 11 वर्ष से मोदी जी कहते आया किसान की दुगुनी होगी, कहां से होगी? डैम ही नहीं बनाया। लखवार 82 जो यूपीए गवर्नमेंट का है, उसके बाद लखाऊ, रेणुका, कुसाऊ, ये सारे डैम कब बनेंगे जो कंप्लीशन पे है? आज मैंने पढ़ा कि चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की सरकारों। 11 वर्ष क्या कर रहे थे? धोखा दे रहे थे लोगों को। तो भाई एक कहावत है मेरे ख्याल में, चौपट नगरी अंधेरी नगरी चौपट राज। ये तो राज तो लिया, चौपट तरफ जा लिया पंजाब में। कुछ नहीं, इस पे चर्चा मेरे ख्याल में अब अपन बंद कर देनी चाहिए।
दो इशू के ऊपर। एक तो ये बीजेपी पे, क्योंकि बीजेपी ने तो दो ऐसे फसरे हैं। दुष्यंत पे तो कर सकते हैं, जो दुष्यंत चौटाला का जो मामला चल रहा है उसमें। यार बतेरा लोगों ने कर दिया, लोगों ने साफ और किया बना। दुष्यंत चौटाला के मामले में जो हिसार रेंज के डीजीपी है के रावत, उन्होंने कहीं कि पुलिस को क्लीन चिट दी है कि जो पुलिस ने किया वो ठीक किया, हालांकि एक महापंचायत की हुई केवल न्याय दिया जाए। तो पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? भाई चलो मैं इस पे बोलता हूँ। वैसे तो ये राजनीति से प्रेरित मामला है। अगर छात्रों से संबंधित होता तो हम लोग भी इस लड़ाई में शामिल। मैंने क्या कहा यार आपको, फिर मैं कहूंगा फिर तुम चूं चूं करोगे। घंटी दिल्ली से बजती है, हेलो सरसा में होती है। कांडा जी बोले हाँ लोकदल की मदद कर दियो, बाकी जगह लोकदल कांग्रेस को हराने में काम आएगा। यही था ना टेलीफोन, इस तरह की बात थी कांडा जी की। आज तक कांडा साहब की बात का कंट्राडिक्शन नहीं आया, ना तो मनोहर लाल जी की तरफ से आया, ना ही कांडा साहब का आया। फिर दूसरा टेलीफोन आया, रोहतक का एमएलए है, रोहतक का जो पुराना एमएलए मनीष ग्रोवर, बोला मनीष ग्रोवर जी बोले हम नांदल साहब को इसलिए रखते हैं साथ, बोले थे तो लोकदल के जिसको राज्यसभा में भी खड़ा करा था, नांदल जी जिसको राज्यसभा में भी खड़ा करा था। तो बोला यू कांग्रेस की वोट काटने की, राइट। अजय सिंह चौटाला कहता है कि मनोहर लाल जी का मेरे पास टेलीफोन आया कि राज्यसभा का चुनाव लड़ लो। अरे भाई तारे क्या था, मैं मनोहर लाल के टेलीफोन और दी जानते करिया। इस पर लोगों ने विचार करना पड़ेगा। अरे सरकार भी मनोहर लाल की, तीनों टेलीफोन उसी के हो गए ना। लेकिन समर्थन में तो पप्पू यादव आए हैं सांसद। चलो तो कुछ भी आ सकता है, हमारा भाई है, पड़ोसी प्रदेश का है। आज आए को बात को नहीं, समर्थन में किसी के साथ जाती हो। मैंने एक बात पहले दिन कही थी, एक इशू ठीक था, लेकिन उस इशू में भी यही लोग शामिल थे क्योंकि जीजेयू का वाइस चांसलर राजनीति से प्रेरित है और राजनीति से प्रेरित होकर के वहां गलत आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की बैठकें बुलवाता है, एडिटोरियम उनको देता है। किसी को भी देना चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी। हुड्डा साहब 10 वर्ष चीफ मिनिस्टर रहे, ये एडिटोरियम हुड्डा साहब ने बनवाया था। आज तक कोई एक व्यक्ति कह दो कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, एचयू इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, हमने कभी पार्टी की मीटिंग नहीं की। आज हो क्या रहा है, शिक्षण संस्थानों के अंदर इनके कैंप लगाए जा रहे हैं, इनको ट्रेनिंग दी जा रही। ये सोचना पड़ेगा देश के नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों को, किसान को, मजदूर, वरना इतना बुरा हाल कर देंगे। आज सड़कें हैं, खड्डा में है ना, पहला तो सड़कों में खड़े हुए करते, अब तो सड़क खड्डा में है। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दफ्तरों में बाबू नहीं, सारे खाली पड़े है। क्या डेवलपमेंट नाम की कुछ नहीं। तुम बता दी इतने पत्रकार विचार के, हिसार में कोई एक ऐसा अच्छा काम हुआ क्या? हमने तीन सरकारी यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने बनाई शहर में, इन्होंने कॉलेज भी बनाया तो बता दो। हमने यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट लगाए, हिसार की चर्चा करो। एयरपोर्ट यार तुम बड़ा हड्डे लगता है पत्रकार हो तुम। मैंने अभी भी, मैं एक रिकॉर्ड लेके दूंगा, 29 तारीख की मीटिंग में धर्मशाला में हिमाचल, ये इशू आया, हमारी मीटिंग थी बीएससी की, तो हमने जो बातें कही है नहीं बताऊंगा। इस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी ने ये कहा, कौन मैं जान कि जी ठगी होगी आपके साथ। वही मैं क्या करता, अरे लोगों तारी 12,000 एकड़ जमीन लूट ली। आज मैं आपने छेड़ दिया, आज कमल गुप्ता जी के घर जाओ, मेरा हाथ जोड़ के बेनती है सब पत्रकार देखो, कमल जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा है,
हमने दुबई जाना, चलो दूर नहीं, दुबई का भाड़ा तो सही। शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को, जो मेयर के चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम देके वोट ले गया, रस भूल गए। कुछ नहीं, हवाई कोई अड्डा नहीं, एरोड्रम है भाई। जो मैंने कहा था वो सही है। आगे तो को आया हवाई अड्डा कंधा उगलाएगी मेरे तो। सर आखिर में एक तो दर्शक का सवाल है कि सात रोड कैंट के पास एक फ्लाईओवर की डिमांड आपसे की, उन्होंने रिक्वेस्ट किया आपको, रणवीर पुनिया ने, कि जो कैंट में सात रोड की तरफ जाते पुल होना चाहिए। और दूसरा एग्जिट पोल आ गया बंगाल का, जल्दी से बस क्या है एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त है। ये तो इनका घर का एग्जिट पोल तो तमने भी रही बोला करती भाई काका लिखड़िया। अरे यारो, अगर मैं बंगाल की बात करूं, इतना बड़ा जुल्म प्रजातंत्र में 3.5 लाख कर्मचारी पूरे देश में लगते हैं चुनाव में, और 2.5 लाख कर्मचारी एक दिन और 2.5 लाख कर्मचारी दूसरे दिन। 21 को 2.5 लाख और 29 को 2.5 लाख। क्या तमाशा है? सेंटर से काउंटिंग के लिए जाओ इनकी मर्जी के लोग। इसे तो अच्छा फिर इमरजेंसी लगा करके इसे सिद्ध हो गया। मैं देश की जनता को नमन करता हूं, जो हमने कहा था तो सिद्ध होगी होगी। बंगाल के चुनाव में अगर लोगों 400 सीट चलेगी, बीजेपी वाले ठीक हुए, संविधान बदल देंगे, ना आरक्षण रहेगा, ना गरीब का रिजर्वेशन रहेगा, ना किसान के खेत में पानी रहेगा, ना किसान की जमीन रहेगी, ना रोजगार को रोजगार रहेगा। इसलिए हमने कहा था कि बीजेपी को हरा तो दी थी, थोड़ी सी रहेगी कसर, एक का टुकड़ा साफ कर दो, नहीं तो सारा देश में बंगाल जैसी हालत कर देंगे। लेकिन बंगाल का खामियाजा अगर कुछ भी हो, लेकिन जो गलत काम बीजेपी ने बंगाल में किया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने, हरियाणा की जनता उसको सहन नहीं कर सकती। ठीक है।